हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज थर्ड टॉपिक से, जो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इन सारे टॉपिक्स को हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का फर्स्ट पार्ट की वीडियो अलग से अपलोड करी थी। सेकेंड पार्ट की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे देखा था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग की स्टार्टिंग हुई थी। अब ये जो फ्रेमिंग है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1934 का एक बैकग्राउंड है, जिससे हमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने डिमांड रखी थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हो जानी चाहिए, इंडिया को एक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो उसको हम देख लेते हैं अब कि किस तरीके से मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब आपका, कि कॉन्स्टिट्यूशन की नींव किस तरीके से कब रखी गई थी, ये कॉन्सेप्ट कब पहली बार आया था और किसने कौन इस चीज़ को लेके आया था। तो बात करते थोड़ा, एक टाइमलाइन देख लेते हैं हम 1934 की। ठीक है, 1934 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने एक्ट में भी डिस्कस करा था कि इलेक्शंस की बात हो गई थी, वहाँ पे इनडायरेक्टली नॉमिनेट होकर मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन कर ली थी। तो वहाँ पे आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, ये किसने रखा था, एम एन रॉय ने। सो यू कैन राइट लाइक दिस, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय एम एन रॉय। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों चाहते थे ये, जिससे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन कर सकें। ठीक है, सो बाय एम एन रॉय। ठीक है, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, आप सभी लोग जानते होंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि 1935 में क्या हुआ। तो 1935 में फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। अब ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम आइडिया कब आया था, तब 1934 में आया था। और कौन लेके आया था, एम एन रॉय। बट आइडिया, ये जो ऑफिशियली इस चीज़ के बारे में कब डिक्लेयर हुआ था, वो फर्स्ट टाइम, लेट मी चेंज द पेन, फर्स्ट टाइम ऑफिशियली Constituent Assembly I'm representing by CA was put forward by INC, Indian National Congress. Put forward by इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस पे इलेक्ट होनी चाहिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे। ठीक है, तो वो चाह रहे थे कि सबको वोटिंग राइट मिले, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के कॉन्सेप्ट को फॉलो करा जाए, जो कि फ्रेंच से हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंच के लोगों से हम मोटिवेट हुए थे इस चीज़ को लेके। तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पुट फॉरवर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये सिर्फ एक नॉर्मल टाइमलाइन है, इसको अपन आराम से कवर कर रहे हैं। आज मैं कोशिश करूंगी कि आपको फंडामेंटल राइट्स तक कवर करवा दूं। ठीक है, अडल्ट फ्रेंचाइज, जिससे हमारा मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं 1940 में। ठीक है, पहले हमने 1934 से स्टार्ट करा, 35 में मेजर इवेंट हुआ जब ऑफिशियली डिक्लेयर करा गया, फिर 38 में हम लोगों ने देखा, और अब 1940 के अंदर हम लोग देखेंगे कि ऑगस्ट ऑफर आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज ऑगस्ट ऑफर और इसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो ऑगस्ट ऑफर में ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई थी। ठीक है, जो डिमांड पुट फॉरवर्ड करी थी वो एक्सेप्टेड डिमांड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन वाली। ठीक है, बट फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्रिप्स मिशन में क्या हुआ था, फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। वर्ल्ड वॉर के अंदर हम लोगों को प्रॉमिस करा गया था कि अगर हम लोग वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे को इलेक्शन खुद का एक स्टेटस भी मिल जाएगा और हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे। तो इस प्रॉमिस के बाद अब आपको पता है 1945 आने वाला है, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने वाला है, तो उसके बीच में इंडियंस ने कह दिया था कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इस चीज़ को इंडिया का सपोर्ट मेंटेन करने लगी, क्योंकि ब्रिटिश उस वक्त हार रहे थे, तो उनको इंडिया का सपोर्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में था। तो इसलिए उन लोगों ने क्या करा कि उन्हें हमें एक प्रॉमिस करा, क्या प्रॉमिस करा, कि हम आपको इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। ठीक है, सो क्रिप्स मिशन के अंदर क्या हुआ था, फॉर फ्रेमिंग, ये क्यों आया था, फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया
independent constitution adopted after सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सारी चीज़ें हम वापस से कवर करेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके भी नोट्स तैयार हैं, थोड़े दिन में ही मैं मॉडर्न हिस्ट्री की भी सीरीज स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ था, रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। जो क्रिप्स मिशन था इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अडॉप्ट कर लिया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, बट अडॉप्टेड उसको रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग चाह रही थी कि हमको अपना एक अलग से नेशन चाहिए। इस डिमांड के कारण ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और उसके बाद कैबिनेट मिशन भी आया था जो कि रिजेक्ट कर चुका था आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब मुस्लिम लीग क्या चाहता था कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, एक तो पाकिस्तान के लिए, एक इंडिया के लिए, क्योंकि इनका एक ऑलरेडी इन लोगों ने अपना आइडिया फ्रेम कर लिया था कि हमको एक नया नेशन चाहिए, पाकिस्तान। ठीक है, तो फिर कैबिनेट मिशन भी आता है, और इस कैबिनेट मिशन के अंदर ये जो आइडिया था टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला, वो रिजेक्ट हो जाता है। ये सारे मिशंस हम एक बार फिर से हिस्ट्री वाले सेक्शन के अंदर कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक्स सीखना है, क्योंकि अगर हम अभी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो जो मेजर चीज़ें हैं उसी को यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। आपकी लक्ष्मीकांत के अंदर भी सिर्फ यही चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बाद अब आता है कॉम्पोजिशन किस तरीके से होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। जो आइडिया हम लोगों ने देखा था कि एक्सेप्ट कर लिया गया था, उसको किस तरीके से अब फॉर्मेशन होगी। तो कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब इसके अंदर किस तरीके से कॉम्पोजिशन होगा, तो ये नवंबर 1946 के अंदर का फर्स्ट टाइम, क्योंकि 45 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड कंप्लीट हो चुका था, हमको प्रॉमिस कर दिया था कि इंडियन इन को अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया दिया जाएगा। अगर हमारी डिमांड को नहीं माना जाता तो हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए और वायलेंट अटैक्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए उनके प्रॉमिस को उनको, और इस वक्त तक ऑलरेडी अब बहुत ज़्यादा रिबेलियन वगैरह हो गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस वक्त बहुत फेम में थे। इसी के कारण कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पॉसिबल हो पाया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मुलेटेड। ठीक है, कब फॉर्मुलेट हुआ, इन नवंबर 1946। आप लोगों ने देखा होगा कि हमको 2 साल 18 महीने लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, वो कैबिनेट मिशन के अंदर उसमें तो पहले रिजेक्ट कर दिया कि टू कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगी। तो भाई ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगी तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, पर इसको भी बाद में मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो क्या होता है, पहले इलेक्शन तो करवा लेते हैं ये लोग। कैबिनेट मिशन का जो आता है प्लान, वो लेके आता है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, उसके अंदर पूरे ओवरऑल इंडिया का जो नॉन अनडिवाइडेड इंडिया है, पाकिस्तान वाला सेक्शन, उसके अंदर सबके अंदर एक साथ इलेक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 389 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। उसके अंदर से 296 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो ब्रिटिश इंडिया की होती है, और बाकी की जो 93 होती है वो होती है प्रिंसली स्टेट्स की। तो प्रिंसली स्टेट्स, और ये है ब्रिटिश, ब्रिटिश इंडिया लिख दूं। ठीक है, तो BI ब्रिटिश इंडिया के अंदर। अब इसके अंदर भी डिवीजन फर्दर हो जाता है, वो क्या है कि 294 292, तो क्या है, गवर्नर जनरल प्रोविंस है। 292 है, उसमें से 11 गवर्नर प्रोविंस है। आपको पता है गवर्नर जनरल हुआ करते, तो इसके अंदर गवर्नर प्रोविंस है। और यहाँ पे जो 4 हैं वो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ये एरिया के क्लासिफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उन लोगों ने अलग अलग डिग्नेटरीज को यहाँ पे अपॉइंट कर रखा था, और उस हिसाब से इनकी फ्रेमिंग करी है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन था स्ट्रेंथ के ऊपर। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 389 ओवरऑल अनडिवाइडेड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया था 296 और 93 प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहा था, जो कॉम्पोजिशन हुआ, पहली बात तो हमने स्ट्रेंथ की बात कर ली, फर्स्ट पॉइंट हमारा स्ट्रेंथ का आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर सीट्स किस तरीके से अलॉटेड होगी। तो सीट्स शुड बी अलॉटेड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। सो सीट्स should be allotted according to population। तो पॉपुलेशन के हिसाब से ही सीट्स अलॉट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इनके अंदर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है ये, उसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से सीट्स को डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर सीट्स अलॉटेड वर टू बी डिवाइडेड, हम लोगों ने देखा था कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आ गया था, है ना, मॉल 1909 में, जिसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया था। तो इसके अंदर क्या कहा था, सीट अलॉटेड वर to be divided among 3 principal communities। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में और फर्दर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सपैंड कर दिया था 6 के लिए भी। ठीक है, और माइनॉरिटीज़ के लिए। तो वर टू बी
डिवाइडेड अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। ठीक है, चलिए, और 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज मेजरली कौन सी होंगी? फर्स्ट तो होगी मुस्लिम्स, एंड देन 6 जो कि माइनॉरिटीज़ में माने जाते थे, एंड मेजॉरिटी के अंदर जो हिंदूज़ वगैरह और अदर जो कास्ट थी उनको इन जनरल कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि उस वक्त भी क्लासिफिकेशन हुआ था। अब इसके फोर्थ पॉइंट क्या है कि वोटिंग बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सो वोटिंग बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से कैंडिडेट्स हैं उनके अंडर में पहले तो कॉन्स्टिट्यूंसी देखेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने जो कैंडिडेट है वो इलेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद वो कैंडिडेट कितने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और जब हम प्रेसिडेंट वाला सेक्शन देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, जो कि हमारे सेकंड पार्ट के अंदर इंक्लूडेड है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, वो सारी चीज़ें जो भी कैबिनेट वगैरह है वो सब सेकंड पार्ट में इंक्लूडेड है। जैसे ही हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सेकंड पार्ट को भी देखेंगे। उसके बाद करते हैं कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड हो गया, फिर रिप्रेजेंटेशन प्रिंसली स्टेट्स का कैसे होगा, तो वो नॉमिनेट होंगे बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड होंगे, जो उनको देखरेख कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स को, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में आपको मैं पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स को टेक ओवर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने और उनको पपेट्री हेड बना दिया था। तो जो भी वहाँ का हेड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है, तो या फिर वो कोई अपॉइंट भी कर सकता है अपने, जो भी वो लोग चाहते हैं प्रिंसली स्टेट्स के, उनमें से कोई अच्छे इंसान को वो रिप्रेजेंट कर सकता है जो काफ़ी पॉपुलर हो। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, नॉमिनेट भी कर सकता है और वो खुद भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हमने फिफ्थ पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो ये पांचों पॉइंट आप लोगों को बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताए हैं। इसके बाद है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पार्टली इलेक्टेड होगी और पार्टली नॉमिनेटेड होगी। ठीक है, जहाँ पे इलेक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाएंगे वहाँ पे नॉमिनेटेड, तो पार्टली इलेक्टेड। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी वो फुल्ली इलेक्टेड थी, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इसमें पार्टली इलेक्टेड है। अपन टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी साथ साथ देख रहे हैं जिससे आपको पता चले कि ये पोर्शन कवर करना क्यों जरूरी है, ये पॉइंट्स किस तरीके से यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से भी अच्छे से आंसर्स देख सकते हैं। चलिए, ये 5 पॉइंट्स हमारे अच्छे से कवर हो चुके हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसके बाद हमने ब्रॉड एक टाइमलाइन देख ली। इन नोट्स को आप साथ साथ कॉपी भी करते जाइएगा। फिर उसके बाद से देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ है। ठीक है, अब आता है कि इंडियन नेशनल, जुलाई और अगस्त में हमारे इलेक्शन हो गए थे। ठीक है, जुलाई अगस्त के अंदर इलेक्शंस की डेट्स थी, तो वो हो गए थे 1946 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस वन कर गई थी। मुस्लिम लीग थी एक, तो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, मेजर पार्टीज, बाकी और भी स्मॉल पार्टीज थी, तो वन कर गई थी। और ये कितनी सीटों से जीती थी? 208, 208 सीट से ये लोग विन करे थे। ठीक है, और जिसमें से मुस्लिम लीग की कितनी सीट्स जीती थी? 73। और बाकी जो इंडिपेंडेंट पार्टीज थी या इंडिपेंडेंट लोग जो थे उनमें से कितनी सीट्स ली थी? उनने 15। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स के भी प्रोविजंस थे जो कि कैबिनेट मिशन के प्लान के अंदर रखे गए थे, बट प्रिंसली स्टेट्स ने कहा कि हमको तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, तो प्रिंसली स्टेट्स डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इन लोगों ने इलेक्शन ही नहीं करे, ना नॉमिनेट करे, अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इन लोगों ने कहा हमको आपकी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, ना हमको ये चीज़ समझ आती है, तो आप लोग देख लीजिए जैसा करना है। फिर बात करते हैं वर्किंग किस तरीके से स्टार्ट हुई। तो ये प्रिंसली स्टेट्स का हो गया कि भाई प्रिंसली स्टेट्स का तो एक भी मेंबर नहीं है, फिर बाद में सब धीरे धीरे ज्वाइन होंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे इनको। अब मुस्लिम लीग ने भी क्या कहा था, जीत तो गई थी सीटें, पर ये लोग ऑपोजिशन पार्टी बन गई थी क्योंकि इनके पास कम सीटें थी। मेजोरिटी पार्टी जो पार्टी जीती थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब ये किस तरीके से वर्क करती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करा जाता है कि ये मेजरली इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे उन्हीं ने मिलकर बनाया है। अब इसकी किस तरीके से वर्किंग होती है, बट ये लोग भी आप देख सकते हैं कि इलेक्टेड हुए थे। ये भी इस तरीके से नहीं है कि कोई भी इंसान उठ के आ गया और बना रहा है, ये भी ग्रेट लीडर्स थे अपने टाइम के, तो इनको भी हमको रिस्पेक्ट देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से स्टार्ट हो गई थी। तो पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, इलेक्शंस जीत गए थे ये लोग 1946 में। फर्स्ट मीटिंग इन लोगों ने दिसंबर में रखी थी, 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर को 1946 में इन लोगों ने ये मीटिंग रखी थी। उसके बाद टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे इसके? टेम्पररी प्रेसिडेंट मतलब कि फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, जो थोड़े टाइम के लिए हैं और बाद में इलेक्ट करेंगे उनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो स्टार्टिंग करने के लिए एक बार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था।
ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि टेम्परेरी कौन थे प्रेसिडेंट फर्स्ट मीटिंग के अंदर, या फिर फर्स्ट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन होती है, या इनिशियली टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे। फिर बात करते हैं कि लेटर बाद में जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया वो आप सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्वेश्चन की टाइप भी बता दी आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है चीज़ें, कंटेंट बाकी तो जो मेंस के क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी लैबोरेटिव आते हैं, और इन टॉपिक ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पे से कम चांसेस होते हैं, तो आपको प्री के लिए इनको टॉपिक्स को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड अ मीटिंग। मैंने आपको कहा था कि उनको कम सीट्स मिली थी, वो लोग जीते नहीं थे, मेजोरिटी नहीं थी उनके पास, तो उनने बॉयकॉट ही कर दिया क्योंकि वो चाहते थे एक सेपरेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो पाकिस्तान के लिए। तो बॉयकॉटेड मीटिंग and separate why they boycotted the meeting? Because of separate Pakistan demand. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ था, ऑल दो इसके अंदर से भी जो लोग कर गए थे उसमें से 211 फर्स्ट जो मीटिंग थी उसके अंदर कितने लोग प्रेजेंट थे, 211 मेंबर पार्टिसिपेटेड, और ये लोग जीते कितने थे, 208। बाकी के जो मेंबर्स थे वो इंडिपेंडेंट से थे, मेंबर पार्टिसिपेटेड। ठीक है, चलिए उसके बाद December 13 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आया जो कि फेमस प्रियम्बल है हमारा, जो कि हम अभी थोड़े ही देर में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रियम्बल को कब फर्स्ट टाइम लेके आया गया पार्लियामेंट में, तो 13 दिसंबर, सॉरी 13 दिसंबर 1946 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव एम्स होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन से पहले, किस तरीके एक प्रारूप लेके आए थे कि इस टाइप की चीज़ें उसके अंदर हमको इंक्लूड करनी है, और ये फर्स्ट टाइम में ही पास हो गया था। और इसको लेके कौन आया था, जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय JLN, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या क्या बातें करी गई थी, इट लेड द फाउंडेशन। ठीक है, फर्स्ट था लेड फाउंडेशन एंड फिलोसफी। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी डिस्कस करी है जब कॉन्स्टिट्यूशन समझा रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके अंदर भी वो फिलोसफिकल आइडिया है किस तरीके का नेशन हमें चाहिए। ठीक है, तो फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीज़ें हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। फर्स्ट तो है कि फंडामेंटल ऑफ फिलोसफी बता रहा है, सेकंड वाले में कह रहा है कि अडॉप्ट जो रेजोल्यूशन है उसको कब अडॉप्ट करना है। सो ये जो रेजोल्यूशन हम लोग लेके आए थे वो अडॉप्ट कब हुआ था, आ तो दिसंबर 1946 में ही गया था, बट रेजोल्यूशन वॉज अनएनामसली। इसका मतलब क्या है कि बिना किसी ऑब्जेक्शन के सब लोगों के सपोर्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम दिस अडॉप्टेड बाय द असेंबली इन January 22, 1947। उनको टाइम दिया गया था कि आप एक बार इस रेजोल्यूशन को देख लो, अच्छे से समझ लो, कोई लूप होल्स हो तो बता दो, उसके बाद ही इसके ऊपर हम काम करेंगे। जो स्ट्रक्चर जवाहरलाल नेहरू ने फ्रेम करा था उसके ऊपर इसको अडॉप्ट कब करा गया था, वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। ठीक है, इट मॉडिफाई द वर्जन फ्रॉम प्रियम्बल ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स मॉडिफाइड, उसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस थे मतलब वो पहले थोड़ा इलाबरेट था, उसको शॉर्ट हैंड कर दिया, और उसके बाद मॉडिफाइड वर्जन को प्रियम्बल के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में इंसर्ट कर दिया। तो इन वर्जन फॉर्म्स प्रियम्बल ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हो गई भाई, कि वर्किंग भी किस तरीके से होगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी। तो अब चेंजेस क्या आएंगे इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर, तो इनको हम सेपरेटली देख लेते हैं एक बार कि इंडिपेंडेंट हो गया था। अब ये तो था बिफोर इंडिपेंडेंस, 1946 की बात कर रहे थे हम। अब देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू ही हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, जो ब्रिटिशर्स ने दिया था, लेटर उसको रिपील कर दिया था पार्लियामेंट ने। सो इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, सो ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट है उसके थ्रू क्या चेंजेस आए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो पहली बार April 28 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 प्रिंसली स्टेट्स वो पार्ट ऑफ असेंबली। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या फ़ायदा हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स भी हमको ज्वाइन करने लगता है, और 28 अप्रैल में 1947 में 6 प्रिंसली स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन, लेट मी राइट इट, वर पार्ट ऑफ, वर
पार्ट ऑफ असेंबली। ठीक है, अब क्लियर है आपको? इसके अंदर ये पार्ट 6 प्रिंसली स्टेट्स ने भी हमको ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे, आपने देखा होगा कि मैंने आपको डिस्कस करवाया था, प्रिंसली स्टेट्स ने पहले डिसाइडेड टू स्टे अवे। ठीक है, और इन लोगों को सीट कितनी अपॉइंट करी गई थी? यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्पोजिशन देखा था, 93 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो अगर ये 93 स्टेट्स इंडिया के साथ आ जाए तो आपको देख सकते हैं कि इसकी कितनी वाइटैलिटी है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ था कि 3 जून को 1947 को माउंट बेटन प्लान आया था। माउंट बेटन प्लान, और इस माउंट बेटन प्लान में क्या कहा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपनी सीट्स, उससे पहले भी माउंट बेटन प्लान से पहले प्रिंसली स्टेट्स अपनी सीट ले चुके थे, और बाकी जो नहीं लेने वाले थे उनको डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया कि आप चाहो तो इनको अपने अंदर इन्वाइट कर सकते हो, वरना इनको इंडिपेंडेंट रहने दे सकते हो। ठीक है, सो माउंट बेटन प्लान। ठीक है, उनको कहा गया था कि आपको या तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना है या फिर इंडिया के साथ। सो मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टुक सीट। उसके बाद क्या हुआ था कि मेंबर्स जो थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने इंडियन डोमिनियन को एंटर कर दिया था असेंबली में। द मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम इंडियन डोमिनियन एंटर्ड असेंबली, पहली बार, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान नहीं बना था, पाकिस्तान बनेगा अगस्त में, तो जून की बात कर रहे हैं हम लोग ये। सो मेंबर्स जो थे मुस्लिम लीग के, वो लोग फ्रॉम इंडियन डोमिनियन, इंडियन डोमिनियन क्या है? जो कि अभी तक ब्रिटिश के अंडर में है। प्रोविंशियल लेवल पे तो इंडियंस हैं, मतलब इंडियन की अथॉरिटी चल रही है, बट सेंट्रल लेवल पे अभी भी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो ब्रिटिश के हैंड्स में। तो इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड असेंबली। ठीक है, अब इसके बाद 3 चेंजेस आए थे मेजरली, जो हम देखेंगे अब। मतलब अब बिल्कुल सॉवरेन बॉडी बन चुकी थी असेंबली हमारी, और कुछ भी कर सकती थी वो। ठीक है, सो फुल्ली सॉवरेन बॉडी, empowered assembly to abrogate or alter any law। इसको एक सारी पावर्स मिल गई थी, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट हो चुका था इंडिया, तो सारी सॉवरेन पावर्स जो थी वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ट्रांसफर हो गई थी, क्योंकि यही एक इलेक्टेड बॉडी थी। ठीक है, और हम लोग एक डेमोक्रेटिक नेशन की फॉर्मेशन करना चाहते थे, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है उसके लिए। सो मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। कोई भी ऑर्डर, ये जो पहले आए थे 200 साल तक, जो भी हम लोगों के ऊपर कहा, जो भी एक्ट हम लोगों ने पहले वाले पढ़े हैं, उन सबको ऑल्टर कर सकते हैं पार्लियामेंट। तो ये सारी राइट्स दे दी गई थी पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। ये सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो आपको सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम है, बट कहीं कहीं पे एलिमिनेशन के वे में काम में आ जाते हैं। ठीक है, फिर ये लेजिस्लेटिव बॉडी, जो असेंबली बिकेम द लेजिस्लेटिव बॉडी। असेंबली बिकेम लेजिस्लेटिव बॉडी, क्योंकि इलेक्टेड थी। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। हम लोगों ने बाकी जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनसे भी सीखा है। उस वक्त तक यूएसए और फ्रेंच वगैरह सब लोग इंडिपेंडेंट हो चुके थे, तो उनसे हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी। एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो कि इलेक्टेड मेंबर से कॉन्स्टिट्यूंट होती है, और वो हमारे लिए लॉस बनाती है। तो असेंबली बिकेम द लेजिस्लेटिव बॉडी विद 2 सेपरेट फंक्शंस। 2 सेपरेट फंक्शंस। और इसके 2 सेपरेट फंक्शंस थे, क्या थे? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, और नेक्स्ट फंक्शन क्या था इसका? एनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ फॉर इंडिया। फिर एनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ फॉर इंडिया। इंडिया के लॉज लेके आए और इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करें, जिससे कि एक फ्री इंडिया की फाउंडेशन हो सके। ठीक है, फिर फर्स्ट
टू हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, दो मेजर चेंजेस जो आए थे वो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन चुकी थी, असेंबली को लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया था। और ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी है इसको चेयर कौन कर रहा था? फंक्शंस चेयर्ड बाय, आप लोग ऐड कर सकते हैं, जीवी मालवंकर। ठीक है, जीवी मालवंकर इसको कर रहे थे। और जो मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, ठीक है, सो मुस्लिम लीग मेंबर्स विड्रू, क्योंकि इलेक्टेड तो ये भी हुए थे तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर तो इनके भी कॉम्पोजिशन थी, बट इन लोगों ने विड्रू कर लिया और इंक्लूडेड फ्रॉम एरियाज इन पाकिस्तान। यहाँ से विड्रू करके इन लोगों ने अलग से, क्योंकि इनकी भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो चुका, तो इनने भी अपनी एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का राइट मिल चुका था इनको। सो इंक्लूडेड फ्रॉम एरियाज इन पाकिस्तान। कॉन्सिक्वेंटली फिर चेंजेस क्या आए थे, क्योंकि स्ट्रेंथ के अंदर एक डिस्टर्बेंस हो गया था, विड्रॉ कर लिया था तो मुस्लिम लीग में के मेंबर्स ने। तो कॉन्सिक्वेंटली चेंजेस ये आए कि टोटल स्ट्रेंथ केम डाउन टू 299। पहले हम लोगों ने देखा था 395 के अप्रॉक्स फिगर था, तो अब ये कितना हो गया था? टोटल स्ट्रेंथ डिक्लाइंड, केम डाउन टू 299 एज अगेंस्ट 389 ओरिजिनली। 389 हम लोगों ने देखा था, डिवीजन था, फिर उसके अंदर 4 गवर्नर जनरल प्रोविंस का। सो ओरिजिनली, ठीक है। ये लोग मैं थोड़ा फास्ट के अंदर लिख रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ी राइटिंग के अंदर अगर जो भी इश्यूज हो रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ, ठीक है। वैसे मैं साथ साथ में बोल भी रही हूँ जिससे कि आपको याद भी होता रहे, ये आप लोग अच्छे से समझ पाए कि मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या फंक्शंस थे जो कि ट्रांसफर हो चुके थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। इट रैटिफाइड द इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। इसके अदर फंक्शंस की अगर हम बात करें, अदर फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म कर रही थी, तो फर्स्ट फंक्शन था इसके अंदर कि रेटिफाई हो चुका था मेंबरशिप को। सो अब ये कॉमनवेल्थ क्या है? ये ऐसे नेशंस की जो जिसके अंदर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, आसपास के ऐसे एशियन नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हेड करता है ब्रिटेन के क्राउन, ठीक है। सो उसको हमने रेटिफाई कर लिया था, बट उसके अंदर हमारी इंडिपेंडेंस थी, उसके अंदर हम जो उसके डिसीजन चाहें वो मान सकते हैं, और जो नहीं चाहे उसके लिए हम लोग उसको मना कर सकते हैं। तो इसका मानने का मतलब ये नहीं है कि हम अंडर में हैं ब्रिटिशर्स के। इसके अंदर साफ लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ऑल्दो हम लोगों ने रेटिफाई कर लिया है कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को, बट दैट डजंट मीन कि हम लोग अभी भी उनके अंडर में हैं, या फिर हम लोग बाइंडिंग है, बाइंड अप है कि हमको ब्रिटिशर्स के डिसीजन को फॉलो करना है। हमारे पास खुद की सॉवरेन राइट्स है, और सॉवरेन राइट्स के होते हुए ही हम ब्रिटिश की जो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको मेंबरशिप ले रहे हैं। सो रैटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949, ठीक है, सॉरी 49। इंडिपेंडेंट होने के 2 साल बाद ये आता है क्वेश्चन कि कब हमने रेटिफाई करा था, अरेंज करने के फॉर्म में आ जाता है कि कब मेंबरशिप को अरेंज करी, कब इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट करा, कब नेशनल सॉन्ग को। तो ये इस टाइप के टाइमलाइन के थ्रू एक अरेंजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत बार क्वेश्चन देखे गए हैं कि टाइमलाइन को अरेंज करने वाले। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कब मेंबरशिप अडॉप्ट करी थी कॉमनवेल्थ की, वो थी 1949 के अंदर। फिर था कि अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, देखो मैंने कहा था ना आपको भी आ जाती है टाइमलाइन। सो नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को हमने अडॉप्ट करा था ऑन जुलाई 22 1947। सो हम लोगों ने नेशनल फ्लैग पहले ही अडॉप्ट कर लिया था, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप 2 साल बाद ली थी, ध्यान रखना ये चीज़। फिर नेशनल एंथम, और ये देख सकते हैं आपकी आज़ादी के पहले, मतलब अगस्त में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, उससे पहले ही हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट करा था हमने? कॉमनवेल्थ की सिटीजनशिप के बाद, 24 जनवरी 1950, ठीक है। फिर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्टेड प्रेसिडेंट कब बनाया था हम लोगों ने? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये पॉइंटर्स के
फॉर्म में है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये टाइमलाइन आती है। एज फर्स्ट प्रेसिडेंट का बनाया था 24 जनवरी 1950। जस्ट रिमेंबर द डेट, वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 1947 आएगा, बट यू हैव टू रिमेंबर कि 1950 है। फिर बात करते हैं कि नेशनल सॉन्ग को कब कहा लिया था। नेशनल सॉन्ग, the national song was adopted later on 24 January 1950। तो 24 जनवरी को तीन चीज़ें हुई थी। एक तो नेशनल एंथम हुआ था, ठीक है, एक फर्स्ट प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया था, एक नेशनल सॉन्ग हुआ था, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी कि प्रियम्बल को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उसको भी प्रियम्बल हम लोगों ने 24 जनवरी 1950 में ही देखा था, ठीक है। तभी हम लोगों ने कहा था कि उसको एज अ प्रियम्बल हम लोग पुट करेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज़, कितने सेशंस थे, 11 सेशंस, 11 मीटिंग्स हुई थी, 11 सेशंस हुए थे उसके अंदर फॉर 2 years, 11 मंथ, सॉरी आई थिंक मैंने 18 मंथ बोल दिया था, वहाँ पे 2 years 11 मंथ एंड 18 डेज है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, कितना टाइम लगा था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन में, वो है 2 साल 11 महीने 18 दिन। फिर इसका जो एक्सपेंडिचर आया था वो ओनली 64 लाख का आया था। ये आप देख सकते हैं अभी का डिफरेंस कितना है कि इतने से पैसों में भी हमने इतना मेजर चीज को कर दिया है। तो 64 लाख आया था। और फाइनल सेशन कब हुआ था इसका? फाइनल सेशन वॉज ऑन 24 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा 24 जनवरी को बहुत सारी चीज़ें हुई थी। एक तो नेशनल एंथम हमने अडॉप्ट किया था, हम लोगों ने नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करा था, प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था, और राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनाया था, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसके जो सेशन, इसके अंदर कौन कौन सी कमिटीज़ थी, उनके बेसिक एक जनरल रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये रूल्स बहुत बार पूछे जाते हैं कि क्या क्या फंक्शंस करे थे उन कमिटीज़ के, या इनके हेड कौन थे, ठीक है। तो कमिटीज़ कितनी थी? 8 कमिटीज़ तो मेजर थी और बाकी माइनर बहुत सारी थी, अदर माइनर्स। तो 8 मेजर को हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर है, स्पेस है हमारे पास, ठीक है, मैं एक टेबल बना देती हूँ आपको, जिससे ये याद ही रखनी है आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। सेकंड, स्टेट कमेटी, स्टेट के जो ऊपर रूल्स वगैरह का किस तरीके से ध्यान रखना है, या उसके ऊपर उसके लिए क्या क्या करना है, वो स्टेट कमीशन नहीं, कमेटी, ठीक है। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन तीनों कमिटीज़ को हेड कर रहे थे हमारे ग्रेट जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की ये आ सकता है कि इनमें से कौन सी कमेटी थी, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि यूनियन पावर कमेटी, या फिर स्टेट कमेटी, या फिर ये। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये तीन कमिटीज़ किसके अंडर में थी? जेएलएन के, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कमिटीज़ हैं, तीन हो गई है, 8 में से आप 5 बची है। तो फोर्थ कमेटी है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और एक और है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स। इन दो कमिटीज को हेड कर रहे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो सरदार पटेल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि फिफ्थ हम लोग, अब तीन मेजर और बची हैं, उनको भी देख लेते हैं। सिक्स्थ है हमारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसीजर चलेगा और किस तरीके से रूल्स की फॉर्मेशन होगी। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, ध्यान रखना ये सारी कमिटीज़ को मेजर है, इसलिए बाकी माइनस तो बहुत सारी है, उनके क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस हैं, और वो क्वेश्चंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हमको ये 8 मेजर पता है तो स्टीयरिंग कमेटी ये किसने करी थी? वो थे हमारे ग्रेट राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो कमेटी आती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। किस तरीके से ड्राफ्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी पावर्स दी गई थी हमको। आप लोगों को नाम आ चुका होगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे नाम, जब तक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, और ये कब सेटअप हुई थी ड्राफ्टिंग कमेटी? इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसको देख लेते थोड़ा और डिटेल में कि 29 अगस्त को 1947 के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट हुई थी। और इसके अंदर कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे जब ये हुई थी। ठीक है, और 7 मेंबर्स में कौन थे? एक तो BR अम्बेडकर थे हमारे, और नेक्स्ट थे हमारे N गोपाल स्वामी। ये इसलिए लिख रही हूँ मैं क्योंकि ये आपके लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है और इसके ऊपर क्वेश्चंस आज रखे हैं कि कौन कौन से मेंबर्स नहीं थे या इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। तो इसके लिए आपको ये एक बार अगर पढ़ भी लेंगे तो याद रह जाएगा, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा एग्जाम में, क्योंकि अगर ये इतने ईजी क्वेश्चंस आ रहे तो हमको मिस नहीं करना चाहिए। फिर सैयद मोहम्मद शादुल्ला, मैं इनकी स्पेलिंग्स थोड़ी जल उसमें लिख रही हूँ तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी स्पेलिंग्स हैं तो लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा इसलिए। तो KM मुंशी, फिर N माधवर राव, और फिर 6 मेंबर्स हो चुके हैं। लास्ट मेंबर थे TT कृष्णाचार्य। ठीक है, तो चलिए ड्राफ्टिंग कमेटी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों ने जो 8 मेजर कमेटीज़ थी वो भी देख ली। अब देखते हैं कि फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर कब हुआ था। तो फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ था फरवरी 1948 में। सो फर्स्ट ड्राफ्ट कब प्रिपेयर हुआ था? फरवरी 1948 में। ठीक है, और उसके बाद 8 मंथ के बाद, 8 मंथ टू पीपल ऑफ इंडिया, सॉरी, लोगों को ये फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट हो चुका था फरवरी 1948 में। फिर लोगों को 8 महीने का समय दिया था। ये जो ड्राफ्टिंग हुई है उसको आप अच्छे से, जो भी इसके अंदर लूप होल्स लग रहे हैं इसको पढ़ो, आराम से समझो, इसके अंदर जो भी दिक्कतें हैं वो हमको बताओ। जैसे कोई भी बिल पब्लिश करा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू कि आप इसके अंदर कोई भी लूप है तो आप हमको मेल कर सकते हो, आप उनको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को बता सकते हो कि किस तरीके से उसके अंदर चेंजेस की ज़रूरत है। उसी तरीके से इनने जो ड्राफ्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर 8 महीने का समय दिया था सिटीजन्स को। हर एक सिटीजन के पास राइट था कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से देखे, उसके बारे में पढ़े, उसके बारे में जाने, डिस्कस करे और बताए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कि उसके अंदर क्या चेंजेस की ज़रूरत है। इसलिए आप समझ पा रहे हैं कि हम क्यों इतनी वैल्यू देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, या क्यों उसको सुप्रीम अथॉरिटी बनाया। एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स, इसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हमें बता दीजिए। ठीक है, और फाइनल ड्राफ्ट क्या हुआ था? तो ये पूरे सिटीजन्स ने बनाया था, इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा जाता है। फाइनल ड्राफ्ट कब हुआ था? 4 नवंबर 1948। फरवरी में फर्स्ट ड्राफ्ट हुआ था और फिर जब 8 मंथ का टाइम पीरियड खत्म हो गया था तब इसको फाइनली ड्राफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 मंथ्स। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इसकी, उसको 6 महीने से भी कम समय लगा इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। इसके डिबेट और डिस्कशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था इन लोगों को। बाकी इनकी जो कमेटी टुक लेस देन 6 months to prepare its draft. ठीक है, and it sat only for 141 days, 141 days। ठीक है, फिर क्रिटिसिज्म आया था। इस जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हो गई थी इसको लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि आपको पता है अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही तो उसके लिए अपोजिशन ऑब्वियसली रहता है। कोई अच्छा एक्ट करोगे तो आप क्रिटिसिज्म भी आपको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए जो क्रिटिसिज्म था वो क्या था ये भी देख लेते हैं साथ साथ में। क्रिटिसिज्म भी जानना ज़रूरी है जिससे कि हम उसको
चीज़ों को रिपेयर सही से कर सकें, वापस अमेंड कर सकें। सो इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव। नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्यों कहा गया था? क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो नॉमिनेट होके आए थे, ठीक है? और आप लोगों ने देखा कि प्रिंसली स्टेट्स ने तो ऐसे ज्वाइन कर लिया था बाद में, और उसके बाद प्रॉपर इलेक्शंस नहीं हुए थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, इसलिए इसको क्रिटिसाइज करा गया था कि ये इट्स नॉट अ रिप्रेजेंटिंग बॉडी। पर आप लोगों ने देखा कि उसके बाद जब ड्राफ्ट हो गया तो उसके बाद लोगों को दिया गया था कि वो अपने हिसाब से चेंजेस करें, इसमें बताए क्या क्या चीज़ें करनी है। तो ये मोर देन रिप्रेजेंटेटिंग बॉडी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से भी बड़ा काम है ये, ठीक है? सो नॉट अ सॉवरेन बॉडी। अब कहा गया था कि सॉवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी तक इंडिपेंडेंस एक वो जो एक्ट था उसको रिपील नहीं किया गया था, तो उसमें लोगों का ओपिनियन था कि अभी भी ब्रिटिशर्स इसको कहीं ना कहीं डायरेक्ट सॉवरेन नहीं, क्योंकि इसके अंदर अभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स हैं जो मेजॉरिटी में हैं, जो कि इंग्लिश एजुकेटेड लॉयर्स वगैरह हैं, तो इसलिए इसको सॉवरेन बॉडी को कुछ लोगों ने नहीं माना था, और ये डोमिनेटेड बाय कांग्रेस कहा गया था। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस मेंबर्स, क्योंकि कांग्रेस जो थी वही हमारे इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करी थी। इसके डिफरेंट फेजेस भी हम लोग मॉडर्न इंडिया के अंदर अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद में जो सीरीज़ लेके आने वाली हूँ मॉडर्न इंडिया ही है, तो इसीलिए इसके अंदर जो डोमिनेटेड बाय कांग्रेस लोग थे, क्योंकि वही हमारे इंडिपेंड जो लीडर्स थे इंडिपेंडेंस के अंदर जो वर्क कर रहे थे, वो सारे इस कांग्रेस से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। और ये इसको कहा गया था लॉयर्स पॉलिटिशियन डोमिनेशन। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन मतलब इन लोगों का डोमिनेशन है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हुआ है। इसमें जो मेजर पॉइंट्स और क्वेश्चन के टाइप्स मैंने डिस्कस करे हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नोट्स में या कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे एक बार बता दीजिएगा कमेंट करके। और आपके बाकी फ्रेंड्स को अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो उनको भी डिस्कस कर सकते हैं आप, जिससे कि आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी और अपन लोग एक अच्छा मटेरियल लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो अब एलिफेंट एज अ सिंबल वाज अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कंटेंट जो है मैं आपको एक बता दूं कि ये बहुत अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से है, और उसके अलावा भी मैंने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट जो अपने लक्ष्मीकांत पॉलिटी थी उसको भी अच्छे से पढ़ा है 2-3 बार, उसके बाद ही ये सारे नोट्स को कंप्राइज करा है। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, इसीलिए आप लोगों के लिए समझ सकती हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पूरे यूट्यूब पे देखा है कि अच्छा मतलब समझाने वाले अच्छे, बट मटेरियल जो आप चाहिए ना कहीं उनके अंदर मिसिंग है कुछ कुछ चीज़ें। बाकी चीज़ें अवेलेबल है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा कंटेंट है या फिर, बट चीज़ें जो मैंने फ़ील करी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है, और एज़ अ स्टूडेंट मैं आप लोगों को समझ पाती हूँ, इसीलिए मैंने ये कंटेंट आप लोगों के लेके आई हूँ, जिससे कि आप इसको अच्छे से, आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें कंप्राइज होके मिल जाए। तो कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मिसिंग है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, तो अपन इसको और अच्छे से कर सकते हैं। और कोई भी मेरे साथ ज्वाइन होना चाहता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। तो एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड। आप आपकी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब को हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे एक बहुत अच्छा नॉलेज का ऑरा क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर प्रेम बिहारी नरेन राय ज्यादा उसके कैलीग्राफर थे। ठीक है, प्रेम बिहारी और नरेन राय ज्यादा। पहले इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे कि इनके कैलीग्राफर कौन थे, बट आजकल ये क्वेश्चंस नहीं आते, बट फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर 58th कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो था, उसके अंदर आर्टिकल 398A, जिसके अंदर ये कहा गया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी लेके आना। इससे पहले ये जो था कॉन्स्टिट्यूशन केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में था, क्योंकि उस वक्त सब एलिट एंग्लिसिस्ट एजुकेटेड लोग थे। एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट एजुकेटेड क्या होते हैं, ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। आप लोग आई थिंक मैं जिस तरीके से कंटेंट बता रही हूँ, आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए भी, तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि थोड़े ही दिन में उसकी भी सीरीज़ लेके आ जाऊँ। ठीक है, तो 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1987 में आया था, उसके अंदर एक आर्टिकल इंसर्ट करा गया था, जो आर्टिकल था 394A, with respect to an authoritative text ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अंदर हिंदी की लैंग्वेज के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इन इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज।
ठीक है। तो केवल इंग्लिश में ही नहीं, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी लैंग्वेज के थ्रू भी कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के बाद मैं जस्ट नेक्स्ट लेक्चर भी आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी जो टॉपिक्स हमारे बच गए हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आज ही हम सारे वीडियोज़ को अच्छे से कवर कर लें। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स, आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।